वेलकम टू स्टडी पॉइंट वन चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम एक महत्वपूर्ण इंग्लिश राइटर जॉन मिल्टन को कवर करेंगे। तो जॉन मिल्टन जो कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स उन्होंने किया। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं था, वो एक प्रोटेस्टेंट थी। तो जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर और आर्ट्स ड्राइंग करते थे। तो इसी का इम्पैक्ट जो है जॉन मिल्टन की लाइफ पर भी पड़ा। तो इसी से वो भी लिटरेचर के फील्ड में या पोएम लिखने लगे थे। और मदर का नाम था उनका सारा जेफरी। मदर थी उनकी सारा जेफरी और अ वेरी रिलीजियस पर्सन। और जो उनकी मदर थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी। आगे देखते हैं। और द फैमिली वॉज वेल्दी। और जो जॉन मिल्टन थे उनकी फैमिली और एक वेल फैमिली थी। और स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12 मिल्टन वॉज एडमिटेड टू सेंट पॉल स्कूल नियर हिज हाउस। तो उनका जो एडमिशन हुआ था इसको उनके ही एक पास के स्कूल सेंट हाउस स्कूल में हुआ था। और 1625 टू 1632 क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में रहे 1625 से लेकर के 1632 तक। और बैचलर्स डिग्री उन्होंने रिसीव की थी 1629 को। और मास्टर डिग्री 1632 को। और याद रखें, बैचलर्स डिग्री 1629 को और मास्टर डिग्री 1632। और जब मिल्टन कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना जाता था। लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाने जाते थे क्योंकि जो मिल्टन थे वो छोटे कद थे और उनका जो फेस था वो एक लेडी की तरह लगते थे। और उनका जो पूरा जो हाव भाव जो था वो एक लेडी की तरह था, इसलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते थे। और हाफ स्कॉर्न और फेमिनिन इमेजिन, तो एक लेडी की तरह लगते थे तो इसलिए उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। और जो मिल्टन के वर्क्स थे वो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उनके वर्क्स थे इनसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो इसको देखते हैं, इसको लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट जो वर्क है ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, जो कि उन्होंने 1626 में लिखा था। तो ये जो वन ऑफ द मिल्टन्स अर्लीस्ट वर्क्स, जो सबसे पहला जो वर्क्स था उनका ये यही था। वर्क्स मीन्स होता है रचनाएं। तो ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट, तो ये जो है उनका पहला वर्क था। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में लिखा था उनने। तो फ्रेंड्स इसको लर्न करते रहिए और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन ये जो पीडीएफ तैयार की है ये बड़े एफर्ट से तैयार की है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो थर्ड वर्क है उनका ऑन शेक्सपियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन शेक्सपियर ये किसने लिखा था, तो जॉन मिल्टन ने लिखा था 1630 को 30 में और 1630 में। तो फोर्थ जो है वर्क है उनका एल एलेग्रो एंड एल पेंसिनरो। ये भी पूछा जाता है एल एलेग्रो एंड एल पेंसिनरो किसने लिखा था, ये जॉन मिल्टन ने लिखा था। और कब लिखा था, 1632 को। और फिफ्थ वर्क है कॉमस। कॉमस जो एक मास्क है, मास्क मीन्स एक मुखौटा होता है वैसे, यानी कि जो ऐसे वर्क जिसको मास्क या मुखौटा पहन करके जिसको प्ले किया जाता है, तो ऐसा जो वर्क था वो था कॉमस 1632 में लिखा था। जो सारे मिल्टन के जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसी को लिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट है लेसिदास। लेसिदास इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
वर्क्स बाय विलियम्स जॉन मिल्टन। लेसिडास जो कि 1637 में लिखा गया था। तो जो एक पेस्टोरल एलेजी है, यहाँ पर एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एलेजी क्या होता है? एलेजी यानी कि एक शोक गीत, जिसे हम कह सकते हैं शोक गीत, जो किसी की मृत्यु पर या किसी दुख भरे इमोशन को प्रकट किया जाता है एलेजी के द्वारा। तो नोन एज मोनोडी, जो लेसिडस है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई 1637 में जो लिखी थी, ये मोनोडी के नाम से जानी जाती है। तो जो उनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, तो उनकी मृत्यु पर ये लिखा गया था। पेस्ट एक एलेजी मीन्स होता है शोकगीत। पेस्टोरल एलेजी, पेस्टोरल एलेजी वो होती है जिसमें एक जो राइटर होता है वो अपने आप को, वो भी एक गडरिया या भेड़ चरवाहा बताता है, और जिसकी मृत्यु पर वो एक पोएम लिखता है वो भी एक भेड़ भेड़ चरवाहक होता है। तो जो एक चरवाहे की मृत्यु पर एक चरवाहे द्वारा जो पोएम लिखी जाती है वो कहलाती है पेस्टोरल एलेजी। तो नेक्स्ट है एरोपेजिटिका वर्क। जो नेक्स्ट वर्क है जॉन मिल्टन का इम्पोर्टेंट वर्क एरोपेजिटिका, तो इसको एरोपेजिटिका भी प्रोनाउंस किया जाता है, तो दोनों सही है। एरोपेजिटिका लिबर्टी ऑफ, ये जो लिखा गया था वो किस चीज़ के लिए लिखा गया था? लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। वो क्या था कि उस टाइम पे जब जॉन मिल्टन के टाइम पर जो रूलर थे जॉन लिलबर्ने, उन्होंने प्रिंटिंग के ऊपर काफ़ी सारे लाइसेंसिंग या उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने बैन लगा दिए थे और काफ़ी नियम बना दिए थे। तो इसके लिए उन्होंने उसको उस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे एरोपेजिटिका कहा गया। तो इस नाम से जो बुक लिखी थी उसका जो मेन पर्पस था वो इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करना था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एरोपेजिटिका बुक है उसका मेन पर्पस क्या था? तो उसमें से ऑप्शन इसमें से कोई भी आ सकता है। लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग, या लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आइकोनोक्लास्टिस। आइकोनोक्लास्टिस ये ये जॉन मिल्टन के द्वारा अक्टूबर 1649 में लिखा गया था। तो ये प्रोवाइड्स जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सक्यूजेशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, तो इसके लिए लिखा गया था ये। नेक्स्ट वर्क देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि 1652 में लिखा गया था। इसका ईयर याद रखना है कब ये पोएम लिखी गई थी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका जो एक्चुअल जो इसका टाइटल था वो था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये था इसका जो एक्चुअल टाइटल। क्योंकि इसी ये जो है इसकी स्टार्टिंग लाइन है, तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो इसका जो टाइटल बाद में जो लोगों ने पढ़ा तो उसका टाइटल ये रख दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसको मिल्टन ने 1652 में लिखा गया था जब वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। तो 44 ईयर की एज में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे, तभी इसको उन्होंने लिखा था। तो गॉड को रेफरेंस, गॉड के रेफरेंस में इसको लिखा था उनने। तो 10th है उनका वर्क, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हिज लाइफ। पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया था। इसका ईयर हमेशा याद रखिए, 1658 में इसको लिखना शुरू किया था स्टार्टिंग राइटिंग, और 1663 में इसको कंप्लीट किया गया। और रिटर्न वर्क इसका 1663 में कंप्लीट हुआ। इट मीन्स अप्रोक्स 5 ईयर में ये कंप्लीट हुआ इसका रिटर्न वर्क। तो
जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ, इसका फर्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ 1667 में पब्लिश हुआ। तो 10 बुक्स थी जब इस जो बेसिकली इसकी फर्स्ट में 10 बुक्स थी तब जब ये 1667 में पब्लिश हुआ था। तो बाद में इसे सेकंड एडिशन जो पब्लिश हुआ इसका 1674 में। तो इसमें 12 बुक्स थी, क्योंकि जो 7th एंड 10th बुक थी उनको बाद में 2 पार्ट में फिर स्प्लिट किया गया, 2 पार्ट में विभाजित किया। तो टोटली अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी बुक हैं, तो टोटल बुक हैं 12 बुक्स हैं। और इसको कब पब्लिश किया गया, अगर इतना ही पूछा गया तो व्हेन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड, तो इसका राइट आंसर होगा 1667। और सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1674। नेक्स्ट देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और जो पैराडाइज लॉस्ट है तो ये एक एपिक है, ये एक एपिक है। एपिक मीन्स एक महाकाव्य जिसे कह सकते हैं, जैसे रामायण महाभारत है, ये महाकाव्य हैं, एपिक हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं। टोटल बुक्स इसमें 12 हैं और 7th एंड 12th बुक स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तो तब जाकर के इसकी टोटल बुक्स की जो संख्या है वो 12 हो गई। रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में इसे लिखा गया है। और इट टेल्स द बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल फ्रॉम ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम, जो इस एपिक के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं गॉड, लूसीफर, सैतन, एडम एंड ईव। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो इस एपिक के या इस पोएम के जो हीरो हैं वो कौन हैं, तो इसका राइट आंसर होता है सैतन। तो नेक्स्ट देखिए 11th पैराडाइज रिगेन। और जो पैराडाइज रिगेन था वो पब्लिश हुआ था 1671 में, 1671। तो ये इस प्रकार मिल्टन की इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो बताए हमने। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। ऑन द डेथ ऑफ हेयर इन्फेंट, सेकेंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, थर्ड ऑन शेक्सपियर, फोर्थ एल एलेग्रो एंड एल पेंसिनरो, फिफ्थ कॉमस जो कि मॉस्क था, 6 लेसिदास, 7th एरोपेजिटिका, 8th एकोनोक्लास्टेस, 9th ऑन हिज ब्लाइंडनेस, 10th पैराडाइज लॉस्ट और 11th पैराडाइज रिगेन। अब जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ, मिल्टन के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था वो इस प्रकार है। जो उनकी मैरिड लाइफ, मिल्टन ने अपनी लाइफ में तीन बार मैरिज की। तो फर्स्ट मैरिज जो उनकी थी 1642 और सेकंड 1656 और थर्ड 1662। तो जो पहली शादी थी उनकी मैरी पावेल से हुई, जो कि मैरी पावेल 1652 में उनकी डेथ हो गई थी। और जो सेकंड मैरी थी उनकी वो 1656 में कैथरीन वुडकॉक से उनकी शादी। जो कैथरीन वुडकॉक थी उनकी भी मृत्यु 1658 में हो गई थी, यानी कि शादी के 2 साल बाद ही कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु हो गई थी। और जो थर्ड मैरिज थी वो थी एलिजाबेथन माइनसुल से। तो एलिजाबेथन माइनसुल से जो उनकी शादी हुई थी वो उनकी जो मिल्टन की डेथ तक वो रही थी। तो 3 शादियों की थी मिल्टन ने। इनका ईयर भी याद रहना चाहिए, 1642, 1656 एंड लास्ट वन 1662। नेक्स्ट है ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652 एट द एज ऑफ 44 ईयर। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड 1652 एट द एज ऑफ 44। मिल्टन सजेस्टेड मार्वेल टू बी हिज असिस्टेंट
इन 1653, क्योंकि जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे उसके बाद जो उनके अंदर जो पोइट्री का पोएम को लिखने की स्किल थी उसको वो फिर निरर्थक जा रही थी। तो उसको उसके लिए उन्होंने एक असिस्टेंट रखा जो कि लिखने का कार्य करता था। तो वो सजेस्ट किया उन्हें मार्वेल को। तो मार्वेल जो थे मिल्टन के असिस्टेंट 1657 में जा कर के बने। तो ये था हमारा ये मिल्टन के ऊपर, मिल्टन के वर्क्स और उनके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे वो बताए थे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं वो हमने आपको बताए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।